जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एस्टेट 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और गाइस, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इसके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आगे बढ़ गई थी और अब आप अपना फॉर्म 5 अक्टूबर 2025 रात 11:55 तक भर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो राशन का लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर अभी काफ़ी टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए, बट फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको बिल्कुल लास्ट डेट नज़दीक आने का वेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वेबसाइट के ऊपर जो कैंडिडेट की संख्या वो बढ़ेगी और सर्वर डाउन हो जाएगा और कोई ना कोई टेक्निकल इशू आना शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो इशू आप फेस करें, इसलिए आप इस फॉर्म को अभी जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख करके भर लीजिए सभी प्रॉब्लम के हल सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जानने को मिलेगी, जहाँ पर आप फीस की इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे। फिर आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि 27 सितंबर से बढ़ा करके 5 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पेपर 2 पर क्या एलिजिबिलिटी है, हिंदी के अंदर भी आप सब्जेक्ट वाइज आपकी एलिजिबिलिटी रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये सभी आप बहुत ही जानकारी बहुत ही अच्छे से चेक करेंगे और अच्छे से चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे कि आप इन ब्राउजर के अंदर इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं और इस वेबसाइट को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज, आपको यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। ये जो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे या फिर जो भी नाम आप यहाँ पर अपना भर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको सिलेक्ट कर लेनी है। गाइज, डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पर आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। तो पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस नंबर को दोबारा डाल करके आप कंफर्म मोबाइल नंबर के अंदर वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर इन जानकारी को चेक करते हुए आप जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। आप ये कैप्चा कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया है। कोई एक ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर आपको रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो सभी आपके सामने है। आपको इन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेना है, एक एक स्पेलिंग को, एक एक डिटेल्स को, क्योंकि बाद में इन इन्फॉर्मेशन को आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आप यहाँ पर इन बॉक्स को टिक कर देना। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने डबल चेक कर लिया है और अब आप इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते। इसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन है वो यहाँ पर हो चुका है। तो आप इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको अगेन जो ब्राउजर है वो रिकमेंड किए जाते हैं, तो आप इसको होने दीजिएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाए आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पर अब आप अपनी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे, जिसमें कि गाइज आपको फादर हस्बैंड नेम देना है। तो जो भी आपके पिता का नाम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद जो आपकी माताजी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप सेकंड नंबर यूज करते हैं अपना कोई, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी, आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र है? अगर है तो यस करेंगे और यस करने के बाद में आपको बोला कि कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम, यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप है वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी। बट अगर आप बिहार से नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर ऐसे में यहाँ पर आपको आपकी बिहार के अलावा जो अन्य स्टेट है वो सिलेक्ट करनी होगी। साथ ही साथ मीडियम ऑफ अपियरिंग इन एग्जाम, किस लैंग्वेज में आप अपियर होना चाहते हैं अपने एग्जाम में वो सिलेक्ट करना है। बट मैं आपको गाइस बता दूं कि मेनली इस फॉर्म को जो कैंडिडेट भरेंगे वो बिहार से भरेंगे
पाएंगे। इसलिए अगर मैं यहाँ पर आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट में यस करता हूँ तो फिर गाइज आप यहाँ पर आपकी जो स्टेट है सॉरी जो आपकी जिला है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बाकी के ऑप्शन सेम रहेंगे। इसमें है मीडियम ऑफ अपेयरिंग एग्जाम, तो किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना होगा और बाद में आप इसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। फिर आता है कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, तो आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है। अगर आप बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट से है तो आपको जनरल के अंदर कंसिडर किया जाएगा, बट अगर आप बिहार से है तो जो भी आपकी रियल कैटेगरी है बिहार स्टेट के अंदर वो कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जनरल हो या फिर बीसी या फिर एससी हो। मैं यहाँ पर डेमो के लिए सब विकल्प आपको सेलेक्ट करके दिखाया हूँ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल देनी है, जिसमें कि आप बैंक नेम लिखेंगे कि किस बैंक में आपका अकाउंट है, ब्रांच यानी कि कहाँ पर वो आपका बैंक स्थित है उस ब्रांच का नाम आप लिखेंगे, फिर अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर डाल देंगे और आईएफएससी कोड भी यहाँ पर फिल कर देंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपकी चेकबुक के ऊपर और आपकी पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर जलने का, कटने का या फिर बर्थ मार्क हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी निशान के बारे में लिखें जो कि प्राइवेट जगह पर न हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर वो दिखाने की आवश्यकता पड़े तो आप उसको बेझिझक दिखा सके। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। उसके बाद गाइज आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि डू यू हैव पैन कार्ड, अगर आपके पास है तो यस कर देना। यस करने के बाद में पैन कार्ड का नंबर और क्या नाम आपका पैन कार्ड के ऊपर लिखा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से कि आपके पास लाइसेंस है, अगर है तो यस करेंगे और यस करने के बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, आपके लाइसेंस के ऊपर क्या नाम लिखा है वो, फिर कौन सी अथॉरिटी ने उसको जारी किया यानी कि किस आरटीओ के द्वारा जारी हुआ है वो आप लिखेंगे, डेट ऑफ इशू और वैलिडिटी डे ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि कब तक वो वैलिड है वो आपको बताना होगा, और किस तरह का लाइसेंस है वो भी आपको बताना है, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसी प्रकार से कि आपके पास वोटर आईडी है, अगर है तो यस करेंगे, यस करने के बाद वोटर आईडी, और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको नेम ऑन वोटर आईडी कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड के ऊपर क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर सवाल आता है कि डू यू हैव वैलिड फोटो अटैच्ड बैंक पासबुक, क्या आपके पास वैलिड फोटो अटैच्ड पासबुक है जिसके ऊपर आपका फोटो भी लगा हो, अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपका पासबुक के ऊपर क्या नाम लिखा है वो और आपका अकाउंट नंबर वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर डू यू हैव एनी अदर वैलिड आईडी कार्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, क्या आपके पास कोई इन आईडी के अलावा कोई अन्य ऐसी आईडी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हो, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उस आईडी टाइप का जो भी जिस तरह की वो आईडी है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और आईडी नंबर भी डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर टिक करके सेव और नेक्स्ट कर देंगे। मैं आपको चीज़ ये भी बता दूं कि जो जितनी भी यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई है इनमें से आपके पास अगर एक भी आईडी है तो अच्छी बात है, अगर एक भी नहीं है तो इशू है, और वैसे कंपलसरी रूप में आपसे एक ही आईडी मांगी है, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे फिर पासपोर्ट हो, तो कोई एक आईडी की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास ये सभी है जो यहाँ पर मेंशन की गई है तो सभी की इन्फॉर्मेशन दे देना, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। फिर आप यहाँ पर टिक करके सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने एडिशनल डिटेल में दो सवाल है, एक है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं जिनको आप दिव्यांग बोलते हैं, क्या आप उस कैटेगरी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो पहले है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर डाल देंगे। फिर आपकी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, एंड देन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर एक सवाल है कि इज कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अगर आप आपके दोनों एड्रेस एक ही है तो आप यस कर देंगे, अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे। नीचे नोट करके ये भी बोला कि इफ यू सिलेक्ट यस इन डोमिसाइल ऑफ बिहार देन दी परमानेंट एड्रेस मस्ट बी ऑफ बिहार ओनली एल्स योर कैंडिडेचर में बी कैंसिल्ड, यानी कि अगर आपने बिहार डोमिसाइल वाले सवाल में यस किया था तो फिर आपका परमानेंट एड्रेस बिहार का होना चाहिए, अगर वो बिहार का ना हुआ तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अपनी जानकारी भर देनी है एड्रेस की, और फिर आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, जहाँ पर आपको पहले पेपर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पेपर पर अप्लाई करना चाहते हैं। पेपर फर्स्ट, अगर आप पेपर फर्स्ट सेलेक्ट करें तो आपको बताना कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको पेपर 2 पर अप्लाई करना है तो फिर यहाँ पर आप किस सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको दोनों सब पेपर पर अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि पहला सब्जेक्ट आप क्या रखना चाहते हैं पेपर फर्स्ट का, और पेपर 2 का आप क्या रखना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप दोनों पर अप्लाई करें तो आप इस तरह से दोनों पर भी कर सकते हैं, कोई भी अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। बेसिकली अतिरिक्त ऑप्शन अगर आएगा तो क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर जिस पर भी आपको अप्लाई करना है
वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन। तो 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर कर देना है जहाँ से भी आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। उसके बाद में रोल कोड यानी कि जो आपका रोल कोड है वो क्या है वो आप यहाँ पर भर देंगे। बेसिकली जो बिहार स्टेट से कैंडिडेट करते हैं उनके जो रिजल्ट होता है उनके ऊपर रिजल्ट पे ही रोल कोड मेंशन होता है, और जो अन्य बोर्ड के कैंडिडेट हैं उनके रिजल्ट के ऊपर या फिर मार्कशीट के ऊपर रोल कोड नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पर NA लिखूँ तो NA यहाँ पर मैं टाइप कर पा रहा हूँ। अगर आप NA टाइप कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। NA लिख करके NA मतलब नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में जो आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना, और फिर यहाँ पर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे, CGPA परसेंटेज या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स जिसके अंदर भी थे वही आप सिलेक्ट कर लेना। परसेंटेज है तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल कर देंगे। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास कर ली थी। उसके बाद आपकी डिवीज़न क्या थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो रहते हैं उनके सेकंड डिवीज़न, और जो 33 से लेकर के 45 परसेंटेज के बीच में आते हैं कैंडिडेट उनका थर्ड डिवीज़न कहलाया जाता है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है इसके अनुसार आप किस डिवीज़न में आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन सेम वे में भरेंगे। तो पहले आपको 12वीं का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है। फिर रोल कोड अगर है तो आप यहाँ पर डाल देना, नहीं तो आप NA लिखेंगे। उसके बाद में रोल नंबर क्या है वो आप फिल करेंगे, नंबर किसके अंदर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने में से आए थे वो, उसके बाद में किस साल के अंदर पास किया है, और फिर डिवीज़न क्या है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आती है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। नेम ऑफ कॉलेज, अब आपको यहाँ पर आपके जो कॉलेज है उसका नाम एंटर कर देना है जहाँ से भी आपने इसको किया है, या फिर आपके इंस्टीट्यूट का नाम। उसके बाद में रोल कोड यहाँ पर सेम पूछा है तो अगर रोल कोड एप्लीकेबल है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर मेंशन है तो आप डालेंगे, नहीं तो NA लिख देंगे। उसके बाद में रोल नंबर क्या है आपका फाइनल ईयर का वो आप डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था। फिर किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर CGPA तो CGPA बतानी होगी कितनी आई थी और कितने में से आई थी। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालेंगे सभी ईयर के मिला करके, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर गाइज देखेंगे इसमें डिवीज़न, तो आपको आपकी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आती है पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी आप ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है। उसके बाद आती है BEd या फिर उसके बराबर की योग्यता। तो BEd और इक्विवेलेंट जो भी आपका कोर्स है, अगर BEd है तो आप यहाँ पर इस तरह से BEd लिख देंगे, या फिर आपके पास कोई BEd के बराबर का अन्य कोर्स है उस कोर्स को आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ से आपने किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं या फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी एंटर कर देना है। इनमें से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से किया है उस कॉलेज का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे रोल कोड, तो रोल कोड एप्लीकेबल है तो डाल देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे NA लिख देंगे। फिर आपका रोल नंबर, फिर किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपके नंबर किसके अंदर थे वो सेलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं अगेन आपको बता दूँ कि ये नंबर मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर डालिएगा। कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल कर देंगे, और फिर यहाँ पर आपकी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। अब आती है एनी अदर क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है जो आपने ऊपर न भरी हो तो आप उस क्वालिफिकेशन का नाम अदर क्वालिफिकेशन में देंगे, और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि भी आपने आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है। और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर बेसिकली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने को बोले जा रहे हैं। तो अच्छे से इन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी को समझना है और फिर अपलोड करना है। तो पहले तो आप फोटो अपलोड करेंगे। आप क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जान लीजिए कि आपके फोटो का साइज 80 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटो का बैकग्राउंड आपका वाइट रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है। आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा अगर आपका दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होगा। फिर आप क्लोज करेंगे, व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेंगे। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 50 से 200 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG, और जो आपका सिग्नेचर है वो
ब्लॉक लेटर यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर की फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप क्लोज करके इसको व्यू भी कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो आपको अपलोड करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो आपका PDF का रखा है, साइज 100 से 200 के 100 से 2 MB के बीच में रखा है। अब अगर आपका ये इमेज फॉर्मेट में है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। ये जो पहले वाली वेबसाइट है ये आपको ओपन कर लेनी है। इसके बाद सिलेक्ट JPG इमेजेस। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा इमेज को भी PDF के अंदर बना सकते हैं आगे चल करके, जिसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। बट अभी यहाँ पर आपके डोमिसाइल की कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो इमेज फॉर्मेट में है तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। फिर आप यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने फाइल अभी PDF के अंदर बनाई है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड होगी। क्लोज कर देंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। ये भी आपको सेम वे में PDF फॉर्मेट के अंदर ही अपलोड करना है। साइज 100 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए। और कैसे आप इमेज से PDF के अंदर बना सकते हैं वो मैंने अभी आपको बताया है। तो सेम फॉर्मेट का यूज करते हुए आप इसको PDF के अंदर अपलोड कर देंगे। फिर आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट भी PDF में है और मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपको इमेज से PDF के अंदर बनाना है। उसके बाद आप देखेंगे 10th की मार्कशीट। अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो जो आपने सर्टिफिकेट में अपलोड किया है वही आपको 10th की मार्कशीट में अपलोड करना है। सेम वे में आपको 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर से बता दो, अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो दोनों में आपको एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन या उसके बराबर की जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। सेम वे में फिर आप यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। अब मार्कशीट वाले चीज़ में आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी क्योंकि मार्कशीट कई सारी होती है, कई सारे इमेज होते हैं। तो आप सेलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करके जितनी भी आपकी मार्कशीट की फाइल है, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और इस तरह से वो आ जाएगी। फिर आप कन्वर्ट टू PDF कर देंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी एंड फिर आप उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में अगर आपके पास जो B.Ed या उसके बराबर की क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और ये सभी अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम पर क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर आपको टिक करना है इन सभी के ऊपर। इनके ऊपर टिक करने के बाद में आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। जब आप पूरी तरीके से एक एक जानकारी को बहुत ही अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा, और पूरी तरीके से आप श्योर हो जाए तो आप यहाँ पर ओके कर देना और फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस, कार्ड्स, पे थ्रू यूपीआई QR कोड्स या फिर नेट बैंकिंग, तो जिस भी माध्यम का आपको इस्तेमाल करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर जैसे कि मैंने QR कोड का यूज किया तो जनरेट UPI QR कोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने QR कोड आ जाएगा। आप इस कोड को स्कैन करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे। जैसे आप फीस जमा करेंगे और वो आपकी वेरीफाइड हो जाएगी यानी कि वो सक्सेसफुल रहेगी ट्रांजैक्शन, तो आप इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किए जाएंगे जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग बिहार स्टेट 2025 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।